वेलकम एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जरा एक बार देख लीजिए। रिसेंटली कुछ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं जिससे माना जा रहा है कि जिसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस होंगे पूरी दुनिया के ऊपर। और ऐसा देखने में आ रहा है कि हो सकता है कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का रेलेवेंस ही कम हो जाए। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में। चाइना जो है अपनी बयानबाजी कर रहा है ट्रेड वॉर को लेकर, वहीं यूएस भी जो है इसी चीज़ की हरकत कर रहा है। तो ओवरऑल एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का रेलेवेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आइए इसी पे बात करेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैं, क्या चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन को हैं, और फर्दर इंडिया ने क्या अचीव किया है इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और अगर आप बात करें तो एंशंट टाइम में ही ये सब शुरू हो चुका था। शुरुआत में बात करते हैं कि कैसे इसकी फाउंडेशंस रखी गई। देखिए शुरू में क्या हुआ था, ट्रेड नेटवर्क्स बने थे पूरी दुनिया के अंदर। और ट्रेड नेटवर्क्स की जब बात करता हूँ तो आप जानेंगे कि सिल्क रोड थी, इंडियन ओशन ट्रेड रूट था, अरब्स जो है रूट से ट्रेड किया करते थे और यहाँ पे बहुत से गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था। तो उस ट्रेड के बाद ही जो डेवलप हुआ, जो दूसरी चीज़ आई वो था आपका कल्चर और रिलीजियस एक्सचेंज। कल्चर और रिलीजियस एक्सचेंज में आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये कुछ ऐसे रिलीजन बने जो पूरी दुनिया में फैल गए। और इन रिलीजन के साथ साथ एक और चीज़ भी हुई कि इनसे रिलेटेड जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था या फिर कोई साइंटिफिक नॉलेज थी, वो भी जो है दुनिया भर में इसी तरह से फैलती चली गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही दौर था। उसके बाद आगे चलेंगे आप अगर देखेंगे तो आपको देखने में आएगा कि किस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही धीरे धीरे कॉलोनिज्म पूरी दुनिया में बढ़ा। और ये कॉलोनिज्म भी किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। क्योंकि उस वक्त सभी जो कंट्रीज़ थी जिनके यहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा था उनको कॉलोनीज चाहिए थी एक्सप्लोटेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो इसीलिए कॉलोनिज्म हुआ। चीज़ें आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते हुए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आए, चाहे वो IMF हो, WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो। और इसके साथ साथ नाटो ग्रुप बना और दूसरा ग्रुप बना वॉर्सो या फिर वॉर्सो पैक्ट। वहीं तीसरा ग्रुप भी जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ और नाम जिसका बना और जिसका मोटिव ये था कि डीकॉलोनाइजेशन करना है पूरी की पूरी दुनिया में। वहीं थोड़ा और वक्त अब अगर आप आगे चलें या फिर आज के वक्त की बात करें तो आज जो चल रहा है वो है मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। क्या है ये मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, एक बार देख लेते हैं। देखिए आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी उसमें सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया में डिजिटल कम्युनिकेशंस के ऊपर सब डिपेंड कर रहे हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी जो बन रही है वो डिजिटाइजेशन से ही बन रही है, चाहे वो ई-कॉमर्स है, सोशल मीडिया है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी। और इस मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है MNCs, जहां बड़े बड़े देशों की कंपनीज ने MNCs सेटअप की है, चाहे वो एप्पल है, गूगल है, याहू है। ऐसी बहुत सारी MNCs हैं जो लगातार सप्लाई चेन्स को इम्प्रूव कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के, और अपने प्रोडक्शन सेंटर्स और सर्विसेज पूरे कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जगह पे खोले हैं। और उसी से ही इनोवेशन बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता जा रहा है। वहीं ये प्रोसेस एक ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो को भी जो है फैसिलिटेट करता है, या यूँ कह लीजिए उसे मेंटेन करता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी की वजह से क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक देश दूसरे देश में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो अपने प्रॉफिट के लिए हो, चाहे वो वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए जॉब्स वगैरह हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इस तरह से इससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा रीजनल इंटरडिपेंडेंस नहीं है, रीजनल इंटरडिपेंडेंस है पूरी दुनिया का, एक देश का दूसरे देश के ऊपर। वहीं ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है, रेजिलियंस, इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ता जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आप देखेंगे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कोविड-19 में होने वाला क्राइसिस, इस सभी क्राइसिस से अगर बहुत जल्दी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी उभर पाई है तो उसका एक ही रीज़न है और वो है ग्लोबलाइजेशन। अगर इतनी रॉबस्ट कनेक्टिविटी ना होती, ग्लोबल कनेक्शंस ना होते एक दूसरे के दूसरे देश के साथ, तो कभी भी इतनी जल्दी उभर पाना आसान नहीं था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस क्या होंगे 21st सेंचुरी में। देखिए ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस दो तरह के होंगे। एक तो ग्लोबलाइजेशन को ही चैलेंज है, वहीं कुछ चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन पोज कर रहा है हमारी तरफ।
तो पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या चैलेंजेस होंगे। देखिए, अभी अगर आप पूरी दुनिया में एक चीज़ देखें तो पूरी दुनिया में एक नेशनलिज्म की आंख सी फैली हुई है। इंडिया में नेशनलिज्म, इसराइल की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ भी नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। रशिया में अगर आप बात करें तो पुतिन साहब जो हैं वो नेशनलिज्म का ही अलाप गाते हैं। वहीं अगर आप यूएसए की बात करें तो बार बार ट्रंप भी यही कहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि वो सब नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और जब जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात होती है तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अगर ये प्रूव करना चाहते हैं तो वो हमेशा प्रोटेक्शनिज्म से ही उसको सप्लीमेंट करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि वो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देंगे उन कंट्रीज़ के ऊपर जो यहाँ पे गुड्स सप्लाई करती हैं, नए नए ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए जाएंगे, ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ताकि विदेशी लोग जो हैं वहाँ आकर काम धाम ना कर सकें। और अभी अगर देखा जाए तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी इसी तरह का क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस चीज़ से कि ये कहीं ना कहीं जो है फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया की मार्केट में अंदर आने देने का एक अंदेशा है कि उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनके लिए बैरियर क्रिएट किया जाएगा। वहीं अगर आप देखें दूसरा चैलेंज वो है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, लगातार जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे इसराइल और हमास का हो, चाहे अभी सीरिया में क्या हुआ ये आप जानते हैं। तो इस तरीके से जो है लगातार जो इकोनॉमिक सैंक्शंस कोई एक देश दूसरे देश पे लगा रहा है और उससे जो है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती जा रही है और मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशंस को बहुत जो है अंडरमाइन किया जा रहा है। वहीं दूसरी बात अगर की जाए कि चैलेंजेस पोज बाय ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन क्या चैलेंज पोज करता है। देखिए, जो सबसे पहला चैलेंज इसमें है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का। अगर आप देखें और लगातार जो डेटाज आते रहते हैं वो भी यही बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने केवल और केवल वेल्दी नेशंस को ही बेनिफिट किया है, क्योंकि वेल्दी नेशंस के पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर वीकर कंट्रीज़ में अपने एक प्लांट सेटअप किए, एमएनसी सेटअप की और वहाँ के रिसोर्सेज को जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया। वहीं जिन जिन एमएनसीज़ ने अपने प्लांट सेटअप किए हैं अगर आप देखें तो वहाँ पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतने अच्छे लेबर लॉज नहीं हैं और उन लेबर लॉज ना होने की वजह से ही वर्कर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी आप इंडिया में देख सकते हैं। लगातार अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत सारे सुसाइड्स के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन एक बड़ा इशू रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात कहूं तो वो है कल्चरल इरोजन का। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इस वक्त वेस्टर्न कल्चर ही छाया हुआ है, जिसे कह देते हैं मैकडोनल्डाइजेशन, यानी कि पूरी दुनिया में अभी जो है वेस्टर्न कल्चर छाया हुआ है, जिसमें हो ये रहा है कि लगातार कंज्यूमरिज्म की तरफ जो है फोर्स किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है और जिस वजह से लोकल कस्टम्स, लोकल लैंग्वेजेस ये सब जो है आपका धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो लगभग 2000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स जो हैं लास्ट 10 साल में ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटीज धीरे धीरे इरोड हो रही हैं। वहीं एक और पॉइंट अगर मैं कहूं जो चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन द्वारा वो है एनवायरनमेंट का चैलेंज। लगातार वेल्दी नेशंस ने इसका पूरा फायदा उठाया है ग्लोबलाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन किया है, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है पूरी दुनिया में और इसका एक क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत बुरा असर देखने को मिला है। तो यही है ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस, जो चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं या जो चैलेंजेस आने वाले समय में ग्लोबलाइजेशन को होंगे। आगे चलता हूं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ, वो है कि इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में। देखिए, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रियल मायने में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है वो 1991 में हुआ है, जिसे एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला जो इस पर फायदा हुआ है वो इकोनॉमिक डायमेंशन पर ही हुआ है। अगर आप देखें 91 के बाद इंडिया जो है आईटी और डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आया अपनी कंट्री के अंदर और आज हम सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं आईटी की फील्ड में। चाहे आप यूएस के साथ जो रिश्ते हुए हमारे उन्हें देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए चाइना के साथ जो हमारा आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट रहा है, वहीं हमारा जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने बहुत तरक्की की है फार्मा के सेक्टर में, हमने बहुत तरक्की की है टेक्सटाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में और धीरे धीरे जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इससे भी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट मिला है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगातार इंडिया में आई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर ही रहा हूं तो मैं बता दूं कि लगातार एफडीआई इंडिया में आ रहा है और लगभग अभी का जो हमारा एफडीआई है वो 600 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। वहीं अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करूं तो अभी आप जानते हैं कि इंडिया के पास ऐसा यूथ का वर्क फोर्स है जो कि एक डायस्पोरा के फॉर्म में काम कर रहा है और लगातार हमने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल लेबर मार्केट बनाया हुआ है।
जिससे हमारे जो लोग हैं वो केवल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूरोप में ही नहीं, मिडल ईस्ट तक भी जो है काम कर रहे हैं और इससे जो है हमें भी फ़ायदा हो रहा है, जिसकी आप डायस्पोरा रेमिटेंसेस में देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है पॉलिटिक एंड स्ट्रैटेजिकल रोल। देखिए लगातार जो है इंडिया का पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक जो पैमाना है वो लगातार बढ़ा है। अगर आप देखें, हमने मल्टीलैटरलिज्म के जितने भी आप देखें कि कन्वेंशन हुई हैं, चाहे वो ब्रिक्स की हो, चाहे वो G20 की हो, चाहे UN की हो, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो, इस तरह की सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बोलबाला है और लगातार हम उसमें कमिटमेंट अपना दिखाते रहते हैं कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे। वहीं इंडिया का रिसेंटली क्वाड में जो पार्टिसिपेशन है वो देखने के योग्य है, जहां इंडिया ने कहा है कि हमें फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए। वहीं इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से जो है बैलेंस किया है अपनी पावर्स को। अगर आप देखें कि लगातार इतने सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी इंडिया के बहुत बेहतर रिश्ते हैं यूएस के साथ, चाइना के साथ या फिर रशिया के साथ, जबकि रशिया और यूएस आपस में एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं बहाते। वहीं हमारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अगर आप डायमेंशन देखें तो ये भी बहुत बेहतरीन है, चाहे उसमें हमारा कल्चरल हेरिटेज हो, चाहे हमारी बॉलीवुड की हिंदी फिल्में हो, हमारा खाना हो, हमारा योगा हो, ये लगातार जो है पूरी दुनिया में इसका एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहा है और इसने हमें ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हम एक पीस लविंग नेशन है। वहीं एक और पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक रोल में आता है वो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस। सिक्योरिटी एंड डिफेंस के डायमेंशन में अगर आप देखें तो लगातार हमने जो है UN पीस कीपिंग फोर्सेस में पार्टिसिपेशन किया है और अपने सभी सोल्जर्स को जो है हम वहाँ पे भेजते हैं जब जब जरूरत होती है। चाहे इसराइल वाला आप कांड देख लीजिए, इसको US ने भी बहुत सराहना की है और कहा है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है ग्लोबल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में। देखिए अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिसपे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे शायद कम हो जाएगा या उसका रेलेवेंस कम हो चुका है, तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन की जो डिमांड है वो इवॉल्व हो रही है और जरूरत है कुछ नई अडैप्टिव स्ट्रैटेजीज बनाने की, ताकि हम एड्रेस कर सकें सभी अपने जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इशू है वो। जरूरत है इसमें कुछ इनोवेशन लेके आने की ताकि सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे। और ये भी एक चीज़ देखनी होगी कि लगातार हम लोग लीडरशिप इनिशिएटिव में आ चुके हैं। बड़ी बड़ी जो है आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कन्वेंशंस हैं वो हम कन्वीन करते हैं, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। वहीं इस वक्त हमारी जो कोशिश है वो है कि हम सेल्फ रिलायंस पे पहले फोकस करें और सेल्फ रिलायंस को धीरे धीरे ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ या फिर यूँ कहिए कि ग्लोब के साथ इंटीग्रेट कर दें। और इसी के ही दिशा में जो हमने कदम लिए हैं, चाहे आपका मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, जिसे कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शनिज्म वाला मेजर है, तो ये सब जो है उसी दिशा में लिया जा रहा है। वहीं रीजनल लेवल पे हमारे प्रोग्राम्स जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, तो ये कुछ सेल्फ रिलायंस वाले प्रोग्राम हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेके, नई न्यूज़ लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।